छोड़ देना सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये हमारे लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई पुरानी याद हो या कोई तकलीफदेह परिस्थिति, जब हम किसी ऐसी चीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा गहरा जुड़ाव रहा हो, तो ऐसा लगता है मानो हम खुद का एक हिस्सा खो रहे हों। लेकिन सच ये है कि कई बार हम जिससे चिपके रहते हैं वही चीज हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है। छोड़ना दर्द नहीं बल्कि राहत दे सकता है। छोड़ना यानी जिंदगी से दूर होना नहीं है, बल्कि उन भावनात्मक जंजीरों से खुद को आजाद करना है जो हमें भीतर से जकड़े हुए हैं। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कैसे छोड़ा जाए लोगों और परिस्थितियों को, कैसे अपनाया जाए स्टोइक फिलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी से मिलने वाली समझदारी, और कैसे स्थापित की जाए इमोशनल बाउंड्रीज ताकि हम हल्का महसूस करें, स्पष्ट सोचें और अपने जीवन का नियंत्रण खुद संभाल सके। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं होता, ये उन चीजों के लिए जगह बनाना है जो वाकई मायने रखती है। जब आप छोड़ते हैं तो आप अपना नियंत्रण नहीं खोते, बल्कि आप उस पर फोकस करना शुरू करते हैं जो वाकई जरूरी है। इस एपिसोड के अंत तक आपके पास वो सारे मानसिक उपकरण होंगे जिनसे आप खुद को अनावश्यक बोझ से आजाद कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे एक हल्के दिल, शांत दिमाग और नए उद्देश्य के साथ। पार्ट 1, डिटैचमेंट की ताकत को अनलॉक करना। ज्यादातर लोग जब डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है भावनाहीन हो जाना, दुनिया से कट जाना या दूसरों की परवाह न करना। लेकिन सच्चाई यह है कि डिटैचमेंट का मतलब है उन चीजों को लेकर शांति बनाए रखना जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। अटैचमेंट अक्सर डर से पैदा होती है, डर कि कोई चला ना जाए, डर कि हालात बिगड़ ना जाए, या डर कि हम वही न रह जाएं जो आज है। लेकिन दुख की बात यह है कि जितना हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं वो उतनी ही हमारी पकड़ से बाहर जाती है। जब हम चीजों से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हमारी खुशी दूसरों की राय, किसी परिस्थिति के नतीजे या भौतिक चीजों पर निर्भर हो जाती है। और जब वो चीजें बदलती हैं, छिनती हैं, तो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्ची आजादी दूसरों या हालात को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने से आती है। जैसे एपिक्टेटस ने कहा था, धन का मतलब बड़ी चीजें रखना नहीं है, बल्कि कम इच्छाएं रखना है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप परवाह करना छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप पकड़ बनाना छोड़ दें। इसे यूं समझिए, रेत की मुट्ठी जैसे जब आप किसी चीज को ज्यादा कसकर पकड़ते हैं तो वो फिसल जाती है, लेकिन जब आप उसे हल्के से थामते हैं तो वो बनी रहती है। डिटैचमेंट को अपनाने के लिए करें ये 3 अभ्यास। एक, खुद से पूछें, क्या मैं किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हूं जो मुझे तनाव दे रही है? चाहे वो कोई रिश्ता हो, ऑफिस की कोई परिस्थिति या कोई पुरानी गलती। पहचानना पहला कदम है। 2, माइंडफुल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है आप ये मान लें कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। 3, डेली 5 मिनट प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट किसी एक चीज पर सोचें जिससे आप ज्यादा जुड़े हुए हैं और कहें, मैं उसे छोड़ता हूं जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। यह अभ्यास आपको अंदर से हल्का करेगा और आपके फोकस को साफ बनाएगा। एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं इसलिए थमा हूं क्योंकि मुझे वाकई फर्क पड़ता है, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने छोड़ा तो क्या होगा? डर से बना हुआ अटैचमेंट हमेशा पीड़ा देगा, लेकिन स्वस्थ डिटैचमेंट आपको आजादी, शांति और आत्मसम्मान देगा। पार्ट 2, मानसिक स्पष्टता के लिए पीछे हटना। जब जिंदगी का शोर बढ़ जाए, भावनाएं उबाल मारने लगे और दिमाग धुंधला हो जाए, तो एक काम सबसे ज्यादा मदद करता है, पीछे हटना, स्टेप बैक। ये पलायन नहीं है, ये सजग दूरी है जिससे आप स्थिति को बेहतर समझ पाए। सोचिए एक चित्रकार की तरह जो बहुत पास खड़ा होकर पेंटिंग बना रहा है। उसे बस ब्रश स्ट्रोक्स दिखते हैं,
लेकिन जब वह 2 कदम पीछे हटता है तो उसे पूरी तस्वीर नजर आने लगती है। ऐसे ही जब हम भावनात्मक उथल पुथल से 2 कदम पीछे हटते हैं तो चीजें साफ दिखने लगती है। स्टेप बैक के 3 आसान तरीके। एक पॉज टेक्निक। जब कभी आप गुस्से, दुख या उलझन में हो तो 10 सेकंड रुके, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, इस स्थिति में सबसे समझदारी भरा जवाब क्या हो सकता है? 2 पर्सपेक्टिव जर्नलिंग। अपनी भावनाओं को ऐसे लिखिए जैसे आप किसी दोस्त को सलाह दे रहे हों। यह आपको भावनाओं से बाहर निकालकर सोचने में मदद करेगा। 3 ये सवाल जरूर पूछें। क्या मैं इस स्थिति के बहुत पास हूं, इसलिए मुझे तस्वीर साफ नहीं दिख रही? अगर हां, तो पीछे हटिए, समय दीजिए और फिर जवाब खोजिए। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकतवर बन जाओगे। याद रखिए, पीछे हटना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। यह आपकी सोच को तेज करता है, आपके फैसलों को मजबूत करता है और आपको अंदर से शांत बनाता है। पार्ट 3, कब दूरी बनानी है, निर्णय लेना। जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक होता है यह तय करना कि कब किसी इंसान या स्थिति से दूरी बनानी चाहिए। चाहे वो एक थकाऊ रिश्ता हो, एक जहरीला कार्यस्थल या कोई पुरानी आदत जो अब आपकी सेवा नहीं कर रही। बहुत देर तक टिके रहना आपकी भावनात्मक सेहत पर भारी पड़ सकता है। लेकिन कैसे समझें कि अब दूरी बनाना जरूरी हो गया है? और उससे भी जरूरी बात, ये कैसे करें ताकि आपके मूल्य भी बचे रहें और आपका मानसिक शांति भी? इसका पहला कदम है आत्म जागरूकता। खुद से पूछिए, क्या ये रिश्ता या स्थिति मुझे बेहतर बना रही है या पीछे खींच रही है? हर ग्रोथ असहज नहीं होती, लेकिन फर्क करना जरूरी है। क्या ये अस्थायी असुविधा है जो विकास ला रही है, या लगातार नकारात्मकता जो आपको खोखला कर रही है? अगर कोई चीज बार बार आपको चिंतित, कमतर या थका हुआ महसूस करवा रही है, तो शायद दूरी बनाना सही निर्णय हो सकता है। बहुत से लोग गिल्ट की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि दूरी बनाना दूसरों को धोखा देना है। लेकिन सच्चाई ये है, सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, हम अपने बाहरी हालात नहीं चुन सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। दूरी बनाना भी एक प्रतिक्रिया है, एक सोचा समझा कदम अपनी भावनात्मक सेहत को बचाने का। अब सवाल यह है, कैसे तय करें? एक, अपने मूल्यों को देखिए। क्या ये स्थिति या रिश्ता उस इंसान से मेल खाता है जो आप बनना चाहते हैं? कभी कभी हम सिर्फ आदत या बदलाव के डर की वजह से टिके रहते हैं। 2, दूरी का मतलब त्याग नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि आप किसी को छोड़ रहे हैं, आप बस अपनी मानसिक शांति और विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। 3, शांति से दूरी बनाएं। हर बार आपको बड़ा ऐलान या टकराव करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस धीरे धीरे कम बातचीत या सीमित संपर्क भी काफी होता है। 4, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें। एक ट्रायल पीरियड लें, जैसे 2 हफ्ते, जिसमें आप जानबूझकर उस व्यक्ति या स्थिति से दूरी बनाए रखें। ध्यान दें कि आप कैसे महसूस करते हैं। क्या आप ज्यादा शांत हैं, ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं? अगर बिना उस इंटरैक्शन के राहत महसूस होती है, तो शायद ये संकेत है कि स्थायी दूरी फायदेमंद हो सकती है। 5, खुद से पूछें, क्या मैं इसलिए रुका हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या सिर्फ गिल्ट या डर की वजह से? याद रखें, आप किसी से प्यार कर सकते हैं और फिर भी सीमाएं बना सकते हैं। दूरी सम्मान को खत्म नहीं करती, बल्कि आपके आत्मसम्मान को बचाती है। 6, संवाद भी एक विकल्प है। अगर रिश्ता बचाने लायक है लेकिन बदलाव की जरूरत है, तो एक ईमानदार बातचीत करें। कई बार दूरी का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं, उसे दोबारा परिभाषित करना होता है। आखिरी बात, दूरी बनाने का निर्णय दोष या गुस्से का नहीं है। यह आत्मचिंतन, स्पष्टता और विकास की दिशा में एक कदम है। जब आप ये तय करते हैं कि अब ये रिश्ता या आदत आपकी सेवा नहीं कर रही,
तो आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रिश्तों, बेहतर अवसरों और मूल्यों से जुड़ी जिंदगी के लिए जगह बनाते हैं। पार्ट 4, भरोसा कैसे बने? गहराई से की गई बातचीतों से। जब जिंदगी भारी लगती है तो स्पष्टता और भावनात्मक राहत पाने का सबसे असरदार तरीका है एक गहरी और सच्ची बातचीत। इंसानी जुड़ाव सिर्फ आराम नहीं देता, वो आत्मनिरीक्षण, विकास और हीलिंग का रास्ता खोलता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी भावनाएं साझा करते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो आप नए नजरिए पाते हैं, नकारात्मक सोचों को चुनौती देते हैं और समाधान खोजते हैं जो अकेले में शायद न मिले। लेकिन हर बातचीत भरोसा नहीं बनाती। ऊपर ऊपर की बातें या जजमेंट से भरी बातचीतें जुड़ाव नहीं बनाती। भरोसा तब बनता है जब बातचीतें सच्ची, वल्नरेबल और सहायक हो, जहां दोनों लोग खुलकर और बिना डर के बोल सके, जहां आप सुने भी और बिना जज किए सामने वाले की भावनाओं को समझे भी। स्टोइक्स भी मानते थे कि खुलकर किया गया संवाद व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। सेनेका ने लिखा था, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं और जिनके जीवन में तुम भी योगदान दे सको। मतलब ये कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वालों को मत चुनो। ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हारे विचारों को सम्मानपूर्वक चुनौती दे। गहरी बातचीतें सिर्फ अपना दुख सुनाने के लिए नहीं होती, ये सीखने, सोचने और आगे बढ़ने के लिए होती है। भरोसा बनाने के लिए क्या करें? एक सम्मान और सहानुभूति का माहौल बनाएं। जब कोई बात करे, बीच में मत काटे, उनकी भावनाओं को वैलिडेट करें और सलाह देने की जल्दी में न रहें। 2, लोग समाधान नहीं, समझ चाहते हैं। कभी कभी बस ये कहना, मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, या मैं तुम्हारे साथ हूं, भरोसा गहरा कर देता है। 3, प्रैक्टिकल करें। अपने जीवन में 1 या 2 ऐसे लोगों को पहचानिए जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं। अगली बार जब आप उलझन में हो, उन्हें संपर्क करें। बात की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, मैं कुछ समय से परेशान और उलझन में हूं, तुम्हारा नजरिया जानना चाहूंगा। इससे सामने वाला बिना दबाव के सुनेगा और आप खुलकर साझा कर पाएंगे। 4, दोनों तरफ का भरोसा जरूरी है। जब कोई और आपसे बात करे, आप भी उतनी ही सहानुभूति और मौजूदगी से सुने। भरोसा एक तरफा नहीं होता, जितना आप लेते हैं उतना देना भी पड़ता है। 5, खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे मैं दिल से बात कर सकता हूं? अगर हाँ, तो इन रिश्तों को संजोइए। अगर नहीं, तो ऐसे समुदायों, समूहों या प्रोफेशनल नेटवर्क से जुड़िए जहां खुलेपन और संवाद को महत्व दिया जाता हो। याद रखें, भरोसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन जब आप सच्चे, सहानुभूतिपूर्ण और खुलकर संवाद करते हैं, तो आप न केवल भरोसा बनाते हैं, बल्कि खुद के और दूसरों के विकास की जमीन तैयार करते हैं। अधिक संवेदनशील होकर समझदारी और सहानुभूति से रिश्ते बनाएं। जब आप अपनी कमजोरियां खुलकर साझा करते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और दिल से बातचीत करते हैं, तो न सिर्फ आपको मानसिक राहत मिलती है, बल्कि रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आज की सतही दुनिया में सच्ची बातचीत अनमोल है, जो अकेलापन दूर कर नए नजरिए देती है और मुश्किल वक्त में सहारा बनती है। भरोसा और खुलापन मजबूत नेटवर्क बनाते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं में साथ देते हैं। पार्ट 5, भावनात्मक सीमाएं बनाना सीखें। कभी किसी की भावनाओं का बोझ अपने ऊपर लेने से थकान या तनाव महसूस किया? आप अकेले नहीं। भावनात्मक सीमाएं आपकी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं के बीच की अदृश्य रेखाएं, जो आपकी पहचान बचाती हैं। सीमाएं बनाना मतलब दूसरों को दूर करना नहीं, बल्कि अपनी और उनकी देखभाल का संतुलन है। जरूरी क्यों? बिना सीमाओं के आप गैर जरूरी भावनात्मक बोझ उठाते हैं, जिससे थकावट और रिश्तों में तनाव बढ़ता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि आप बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा अपने जवाब पर नियंत्रण रखें। कैसे बनाएं? जागरूक बने। पूछें, क्या ये मेरी भावना है या दूसरों की? साफ बातचीत करें। उदाहरण, मैं मदद करना चाहता हूं।
पर मेरी भी देखभाल जरूरी है। कल्पना करें, खुद को भावनात्मक सुरक्षा कवच में रखें। व्यावहारिक टिप: जब भावनाओं का बोझ लगे, गहरी सांस लें और कहें, उनकी भावनाएं उनकी हैं। मैं सहानुभूति दिखाऊंगा, पर बोझ नहीं लूंगा। सीमाएं बनाना स्वार्थी नहीं, बल्कि जरूरी देखभाल है। इससे आप बिना जलाए बेहतर मदद कर सकते हैं। सीमाओं का सम्मान समय के साथ बढ़ेगा। यह आत्मसम्मान और आत्म देखभाल है जो आपको पूर्ण रूप से मौजूद होने देता है। पाठ 6: अलगाव के परिणामों का आकलन करना। कभी कभी कुछ लोगों या परिस्थितियों से दूरी बनानी पड़ती है, पर यह फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। अलगाव का मकसद परेशानी से बचना नहीं, बल्कि अपनी भलाई और मानसिक शांति को प्राथमिकता देना है। कैसे आकलन करें? भावनात्मक प्रभाव देखें। क्या स्थिति आपको तनाव देती है? दीर्घकालीन भलाई पर ध्यान दें। क्या यह आपको बढ़ने देता है या रोकता है? संभावित नुकसान स्वीकार करें। क्या खोने योग्य है और क्या पाने योग्य? अलगाव जरूरी नहीं कि पूरी कटौती हो, कभी कभी दूरी बनाना ही काफी होता है। व्यावहारिक सुझाव: 2 कॉलम बनाएं, फायदे और नुकसान। ये सोचें कि क्या आप डर से जुड़े हैं या सच में चाहते हैं। अक्सर डर सोच से बड़ा होता है। अलगाव का आकलन समझदारी से लिया गया फैसला है, परफेक्ट हल नहीं। पाठ 7: परिणामों का आकलन करके अलगाव का सही फैसला लें। अपने विकास और भलाई के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता चुनना जरूरी है। कोई भी फैसला आसान नहीं होता, लेकिन सोच समझकर और ध्यान से आकलन करके लिए गए फैसले आपके मूल्यों के अनुरूप और जानबूझकर किए गए होते हैं। किसी चीज को छोड़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अक्सर जरूरी होता है। जब आप परिणामों को ध्यान से तौलते हैं और जानबूझकर दूरी बनाते हैं, तो आप एक हल्की, मुक्त जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हैं। इससे आप नए अवसरों, स्वस्थ रिश्तों और खुद के उस संस्करण के लिए जगह बनाते हैं जो बिना बोझ के फल फूल सकता है। पाठ 8: सोशल मीडिया से डिटॉक्स, डिजिटल दुनिया से एक स्वस्थ दूरी। आज के युग में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ये हमें जोड़ता है, जानकारियां देता है और मनोरंजन करता है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया हमारी मानसिक शांति पर भी भारी दबाव डालता है। अनवरत स्क्रॉलिंग, अपनी तुलना दूसरों से करना और लगातार अपडेट्स का सामना करना बहुत थकाने वाला और ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग हमारे मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित करता है। हर नोटिफिकेशन, हर पोस्ट या लाइक हमारे दिमाग में एक छोटा डोपामाइन का असर पैदा करता है, जिससे हम बार बार इसे देखना चाहते हैं। ये एक प्रकार की निर्भरता बन जाती है, जहां बिना किसी डिजिटल उत्तेजना के हम खुद को खाली और असहज महसूस करने लगते हैं। परंतु सच्ची शांति बाहरी उत्तेजनाओं से नहीं आती, बल्कि अपने वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना, आत्मचिंतन करना और अपने आप से संतुष्ट होना सिखाती है। स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपको अपने लिए खुद को वापस पाना होगा। दुनिया आपको कई चीजों से विचलित करती है, इसलिए केवल उन चीजों पर ध्यान दे जो महत्वपूर्ण है और बाकी को छोड़ दे। सोशल मीडिया डिटॉक्स कैसे करें? अपने ट्रिगर्स को पहचानें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप कब और क्यों सोशल मीडिया की ओर रुख करते हैं। क्या ये बोरियत है, तनाव है या बस एक आदत? अपनी आदतों को समझना आपको वैकल्पिक और स्वस्थ गतिविधियों की ओर ले जाएगा, जैसे ताजी हवा में टहलना, किताब पढ़ना या डायरी में अपने विचार लिखना। समय सीमाएं तय करें। दिन में सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को सीमित करें। उदाहरण के लिए, आप तय कर सकते हैं कि आप केवल दोपहर के बाद या शाम को ही सोशल मीडिया चेक करेंगे। इससे आप बार बार फोन पकड़ने की आदत से बचेंगे और अपने दिमाग को आराम देंगे। अपने फीड को साफ सुथरा रखें। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको असहज, तनावग्रस्त या थका हुआ महसूस कराते हैं। इसके बजाय ऐसे लोगों या पेज को फॉलो करें जो आपको प्रेरित करें, उत्साहित करें या शिक्षित करें।
आपका डिजिटल वातावरण आपके व्यक्तित्व और मूल्यों का प्रतिबिंब होना चाहिए, न कि आपकी ऊर्जा को कम करने वाला। एक व्यवहारिक तरीका, एक दिन के लिए पूरी तरह से सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। इस दौरान ऑफलाइन गतिविधियों में लगे, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, किसी हॉबी पर ध्यान दें या बस अपने लिए सुकून के पल निकालें। दिन के अंत में सोचें कि क्या आपको कुछ मिस हुआ, क्या आप पहले से अधिक शांत, केंद्रित और मौजूद महसूस कर रहे हैं। खुद से सवाल करें, क्या मैं सोशल मीडिया का उपयोग अपनी मर्जी से कर रहा हूं या सोशल मीडिया मुझे नियंत्रित कर रहा है। यदि आपको लगे कि यह आपके समय और ऊर्जा को बहुत ज्यादा खा रहा है, तो इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त सीमाएं बनाना शुरू करें। यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया से डिटॉक्स का मतलब अलगाव या अकेलापन नहीं है, बल्कि अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से गहरा जुड़ाव बनाना है। जब आप डिजिटल शोर कम करते हैं, तो आप उन बातचीत और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में आपके जीवन को समृद्ध करते हैं। आप अपने जीवन में पूरी तरह मौजूद रहना सीखते हैं, बजाय दूसरों की चमक दमक देखने के। पाठ 9, अपनी मुख्य जरूरतों को प्राथमिकता देना। दिन भर की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी असली जरूरतों को भूल जाते हैं। काम के दबाव, सामाजिक जिम्मेदारियों और लगातार आने वाली व्याकुलताओं के बीच हमारी वो जरूरतें जो हमारी भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक भलाई को पोषण देती है, कहीं दब जाती है। सच ये है कि अगर आप अपनी असली जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो कोई और नहीं करेगा। अपनी असली जरूरतों को समझना और उन्हें जीवन में प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक संतुलित, खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन जी सके। अक्सर लोग अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क नहीं कर पाते। इच्छाएं जैसे मनोरंजन, तारीफ पाना या मटेरियल वस्तुएं अस्थायी होती हैं, जबकि आपकी असली जरूरतें वे गहरी बातें हैं जो आपको जमीन पर बनाए रखती हैं, आपको पूरा करती हैं और ऊर्जा देती है। ये हो सकती है सार्थक रिश्ते, अपने लिए समय निकालना, रचनात्मकता, पर्याप्त नींद या प्रकृति के करीब होना। कैसे करें अपनी जरूरतों को प्राथमिकता? सबसे पहले खुद से पूछें, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे सच में जीवित और शांत महसूस कराती हैं? जब आप अपनी जरूरतें पहचान लें, तो उनके लिए जानबूझकर समय निकालें। इसका मतलब हो सकता है कि आप रोजाना थोड़ा समय खुद की देखभाल के लिए निकालें। उन कामों को ना कहें जो आपके मूल्यों के खिलाफ हो, या अपने काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाएं। याद रखें, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपनी देखभाल करना है, ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सके। जब आप अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों और जिम्मेदारियों के लिए भी पूरी ऊर्जा और ध्यान से उपस्थित हो पाते हैं। सरल अभ्यास, अपने शीर्ष 5 मुख्य जरूरतों की एक सूची बनाएं। हर जरूरत के सामने लिखें कि इस सप्ताह आप उसके लिए क्या छोटा कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी जरूरत है आराम, तो आप तय करें कि रोज 30 मिनट जल्दी सोएंगे। अगर आपकी जरूरत है रचनात्मकता, तो सप्ताह में कम से कम 1 घंटा कोई शौक पूरा करेंगे। खुद से सवाल करते रहें, क्या मैं अपनी जरूरतों का सम्मान कर रहा हूं या बाहरी दबावों के चलते उन्हें लगातार टाल रहा हूं? अगर उत्तर टालना है, तो याद दिलाएं कि कोई भी उपलब्धि या बाहरी मान्यता उस आंतरिक शांति और संतुष्टि की जगह नहीं ले सकती जो अपनी जरूरतों को पूरा करने से आती है। गिल्ट, दोष से मुक्त होना सीखें। कई बार हम खुद के लिए समय निकालने पर दोषी महसूस करते हैं, जैसे हम अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हों। लेकिन अपनी देखभाल करना कोई गलती नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत है। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं, तो आप अधिक ऊर्जा, समझदारी और धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा पाते हैं। जीवन की सही समझ यही है कि ज्यादा करने की कोशिश में नहीं, बल्कि सही और जरूरी कामों को करने में है। जब आप अपनी जरूरतों को महत्व देते हैं, तो आप अपने जीवन की नींव मजबूत करते हैं। एक ऐसी नींव जो संतुलन, शक्ति और आंतरिक शांति पर टिकी होती है। पाठ 9,
आभार और वर्तमान पल को अपनाना। सोचिए जरा, अगर आज आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खुद को अधूरा महसूस करें, तो क्या वाकई वो सब कुछ मायने रखता है? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर पल हमें कुछ नया पाने की दौड़ में धकेला जाता है, और ज्यादा सफलता, और ज्यादा चीजें, और ज्यादा पहचान। लेकिन इस लगातार दौड़ का एक साइड इफेक्ट है। हमारी नजर उन चीजों पर जाती है जो हमारे पास नहीं है, बजाय इसके कि जो हमारे पास है उसे सराहें। यही कारण है कि हम में से बहुत से लोग बेचैनी, असंतोष और थकान महसूस करते हैं, जैसे कुछ भी काफी नहीं। लेकिन इसका एक गहरा और बेहद सादा समाधान है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने दिल को आभार से भरना शुरू करते हैं और खुद को वर्तमान क्षण में लाते हैं, तो आप एक जादुई बदलाव महसूस करते हैं। आपकी सोच कमी से निकलकर भरपूरता की तरफ जाती है। आपका ध्यान पाना है से हटकर पहले से जो है वही कितना मूल्यवान है पर टिकने लगता है। ध्यान रहे, आभार का मतलब ये नहीं कि आप मुश्किलों को नजरअंदाज करें या झूठा पॉजिटिव बने। इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में, छोटे से छोटे पल में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ सके। एक दोस्त की मुस्कान, सुबह की शांति, या ये एहसास कि आज का दिन भी आपके पास एक नया मौका है। बस इन्हीं पलों को जब आप महसूस करना सीख जाते हैं, तो जीवन में शांति आने लगती है। स्टोइक दर्शन में भी इसे बहुत महत्व दिया गया है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, न अतीत में उलझो, न भविष्य के सपने देखो, अपना पूरा ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करो। जब आप अभी के पल में जीना सीखते हैं, जब आप खुद को ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं उस चीज पर ध्यान दे रहा हूं जो मेरी जिंदगी में नहीं है, या उस पर जो है, तो आप भीतर से बदलने लगते हैं। एक बहुत ही आसान और असरदार अभ्यास है। हर दिन सुबह या रात को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे आज मुझे ठीक से नींद आई, या माँ की बनाई चाय ने दिल खुश कर दिया। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके दिमाग को ट्रेन कर देता है अच्छा देखने के लिए, शांति महसूस करने के लिए। अब जब भी आप तनाव या घबराहट महसूस करें, तो एक पल ठहर जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने आसपास कोई एक चीज ढूंढिए जो आपको इस पल में कुछ अच्छा महसूस कराए। ये सूरज की गर्मी हो सकती है, या किसी मुश्किल से जूझने की आपकी ताकत। आभार कोई आदत नहीं, ये सोचने का एक तरीका है। जो लोग इसे अपनाते हैं, वो जिंदगी की दौड़ में भले सबसे तेज ना हो, लेकिन सबसे शांत, संतुष्ट और जुड़े हुए जरूर होते हैं। पाठ 10, लचीलापन और बदलाव को अपनाना। सच्चाई ये है कि जिंदगी में चाहे आप कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लें, हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी। और जब चीजें आपके प्लान से अलग होती हैं, तभी तय होता है कि आप टूटेंगे या तराशे जाएंगे। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप अपने लक्ष्य छोड़ दें। इसका मतलब है जब हालात बदलें, तो आप भी बदल सके बिना हिम्मत हारे। ज्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि वो अस्थिरता और अनिश्चितता को नापसंद करते हैं। हमें वही चाहिए जो जाना पहचाना हो, जो कंट्रोल में हो। लेकिन जब आप जिद पर अड़ जाते हैं और बदलाव को नकारते हैं, तो आप खुद ही अपने दुख के कारण बनते हैं। बदले में अगर आप लचीलापन अपनाते हैं, तो आप जैसे पानी की तरह हो जाते हैं, हर स्थिति में ढलने वाले, हर रुकावट में रास्ता खोजने वाले। एपिक्टेटस ने कहा था, ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। बदलाव से लड़ना छोड़िए, उससे सीखना शुरू कीजिए। हर झटका, हर रुकावट, हर प्लान फेल एक सबक लेकर आता है। बस आपको अपने आप से ये पूछना है, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? इस मुश्किल के जरिए मैं कैसे और मजबूत बन सकता हूं? भावनात्मक स्थिरता भी लचीलापन का हिस्सा है। मतलब ये नहीं कि आप अपने जज्बात दबा दें, बल्कि ये कि आप उन्हें समझें, महसूस करें और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें, ना कि घबराहट या गुस्से में। एक आसान तरीका है 3 A's। एक्सेप्ट, स्वीकार करें,
बदला हो चुका है। इससे भागने से कुछ नहीं होगा। असीज, आकलन करें। अब आपके पास क्या विकल्प है? आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अडैप्ट, अनुकूलन करें, और जो कर सकते हैं वही कीजिए। नया रास्ता बनाइए। अपने आप से ये पूछिए, क्या मैं किसी ऐसे विचार से चिपका हुआ हूं जो अब मेरे लिए काम नहीं कर रहा, या मैं बदलने के लिए तैयार हूं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? लचीलापन अपनाने का मतलब हार मानना नहीं होता। इसका मतलब होता है नए रास्तों से जीतने की कोशिश करना। जब आप हर दिन को यह सोचकर जीते हैं कि मैं हर परिस्थिति में ढल सकता हूं, तब कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि तब आप सिर्फ हालात के नहीं, अपने मन के भी मालिक बन जाते हैं। पाठ 11, सहानुभूति और उदारता को अपनाना। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई अपनी सफलता की दौड़ में भाग रहा है, वहां दूसरों की भावनाओं को समझना और बिना किसी स्वार्थ के देना, ये गुण धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो यही दो गुण, सहानुभूति, एम्पैथी, और उदारता, जेनरोसिटी, न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपके जीवन को भी एक गहरा अर्थ और सच्ची संतुष्टि देते हैं। ध्यान रखिए, सहानुभूति और उदारता कोई कमजोरी नहीं है। ये आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान की निशानी है। सहानुभूति का मतलब है किसी और की भावना को सच में महसूस करना, सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उस अनुभव में मन से जुड़ना। जब आप बिना जजमेंट के सुनते हैं, बिना मतलब के साथ देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति खुद को देखा गया, सुना गया और समझा गया महसूस करता है। और यही वो बंधन है जो गहरे रिश्तों की नींव बनता है। स्टोइक दर्शन में जहां आत्मनियंत्रण और संयम की बात होती है, वही दूसरों की भलाई में भागीदारी की भी गहरी बात होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो पूरे समाज के लिए फायदेमंद है, वही व्यक्ति के लिए भी फायदेमंद है। इसका मतलब यह है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप खुद भी भीतर से उठते हैं। अब बात करते हैं उदारता की। यह सिर्फ पैसे या चीजें देने का नाम नहीं है। यह है अपना समय, अपना ध्यान, अपने शब्द और अपना अनुभव किसी और को देना, बिना बदले की उम्मीद के। सच्ची उदारता वहां से आती है जहां आपके भीतर कोई कमी नहीं, बल्कि एक भरपूर दिल है। जब आप खुले दिल से देते हैं, तो आपके भीतर भी एक शांति आती है। सोचिए, पिछली बार आपने बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए क्या किया था? क्या वो सिर्फ किसी दोस्त की बात सुनना था? क्या वो किसी सहकर्मी की मदद करना था? या किसी अनजान इंसान को एक मुस्कान देना? ये छोटे छोटे काम पल भर में बीत जाते हैं, लेकिन उनके असर लंबे समय तक चलते हैं। पर एक बात याद रखिए, दूसरों की मदद करते करते खुद को नजरअंदाज मत कीजिए। सहानुभूति की शुरुआत खुद से होती है। अगर आप खुद की जरूरतें पूरा नहीं करेंगे, तो आप अंदर से थकने लगेंगे। इसलिए जब आप खुद से गलती करें, तो खुद को माफ करें। जब आप संघर्ष करें, तो खुद के प्रति दयालु रहें। खुद से उसी तरह पेश आइए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से पेश आते हैं। उदारता का एक और गहरा पक्ष है, जब आप दूसरों को कुछ देते हैं, तो आपका ध्यान अपने डर, अपनी चिंताओं से हटकर बाहर की ओर जाता है। जब आप किसी को सलाह देते हैं, मदद करते हैं या बस साथ बैठते हैं, तो आपका मन भी हल्का होता है, एक मकसद महसूस होता है। और सबसे अच्छी बात, ये एक चक्र बन जाता है। जितना आप देते हैं, उतना आप जुड़ते हैं। जितना जुड़ते हैं, उतना संतोष महसूस करते हैं। एक छोटा अभ्यास, हर दिन एक छोटा सा काम ढूंढिए जहां आप सहानुभूति या उदारता दिखा सके। किसी को बिना टोके सुनिए। किसी थके हुए इंसान को मदद की पेशकश कीजिए। किसी को एक सच्चा तारीफ या शुक्रिया कहिए। ये छोटे काम एक आदत बन जाते हैं, और ये आदतें आपका चरित्र बनाती है, आपके रिश्ते मजबूत करती है। खुद से पूछिए, क्या मैं बातचीत में सिर्फ अपनी बात कहता हूं, या सामने वाले की भी दुनिया समझने की कोशिश करता हूं? अगर कभी लगे कि आप खुद में उलझ गए हैं, तो एक पल रुकिए।
सामने वाले की नजर से चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। ये छोटी सी सोच आपके रिश्तों को गहराई दे सकती है। याद रखिए, सहानुभूति और उदारता दिखाने के लिए आपको कोई बड़ा मंच या मौका नहीं चाहिए। आपको बस हर रोज एक इंसान की जिंदगी थोड़ा बेहतर बनाने की इच्छा चाहिए। जब आप ये आदत बना लेते हैं तो आप सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं बनते, आप एक मकसद से भरा जीवन जीते हैं। आप अकेले नहीं जीते, आप दूसरों के लिए उम्मीद और रोशनी बनते हैं, और उसी में छिपा है सच्चा आनंद और आत्मिक शांति। पाठ 12, अपने मन और शरीर की देखभाल करना। जरा सोचिए, क्या आप अपने मन और शरीर के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा किसी कीमती चीज के साथ करते? अगर जवाब नहीं, तो बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने मन और शरीर को नजरअंदाज करेंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन की हर चीज से जुड़ाव टूटता जाएगा। खुद की देखभाल कोई विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत है। ये वह बुनियाद है जिस पर आपकी मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और शारीरिक ऊर्जा टिकी होती है। हर दिन 5 मिनट गहरी सांसें लेना या समय निकालकर एक पौष्टिक भोजन बनाना, ये छोटे छोटे कार्य समय के साथ मिलकर आपके जीवन को बेहतर दिशा में मोड़ते हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मन और शरीर के साथ वैसा सम्मानजनक व्यवहार कर रहा हूं जैसा उन्हें मिलना चाहिए? अगर नहीं, तो आज से शुरुआत करें। याद रखिए, आप एक खाली प्याले से किसी और को पानी नहीं दे सकते। खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि वही आपको जीवन में पूरी तरह से उपस्थित रहने और अपने प्रियजनों के लिए सच में वहां होने की ताकत देता है। आखिरकार, आपका मन और शरीर ही आपके सबसे कीमती संसाधन है। जब आप इन्हें लगातार पोषण देते हैं, तो आप एक ऐसा जीवन गढ़ते हैं जो ताकत, स्पष्टता और आंतरिक शांति से भरा होता है। आप खुद को इस लायक बनाते हैं कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और गरिमा से कर सकें। जब आप अपने कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, आप सिर्फ जीते नहीं, आप निखरते हैं, और तब जीवन वास्तव में समृद्ध, सार्थक और गहराई से पूर्ण बनता है। अंतिम संदेश: छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर नई जगह बनाने की प्रक्रिया है, कुछ बेहतर के लिए। जब आप उन चीजों को छोड़ते हैं जो अब आपके जीवन में काम नहीं आ रही, जैसे कुछ लोग, परिस्थितियां, आदतें या खुद का कोई पुराना रूप, तब आप अपने लिए स्पष्टता, शांति और आगे बढ़ने की शक्ति हासिल करते हैं। हमने इस यात्रा में 12 ऐसे पाठों को जाना जो आपको संतुलन और संतोष से भरा जीवन जीने में मदद करते हैं। चाहे वो वैराग्य की शक्ति हो या मन और शरीर की देखभाल, और हर पाठ आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का रास्ता दिखाता है। याद रखिए, जीवन लगातार बदलता रहता है, और जब आप छोड़ने की कला सीख लेते हैं, तो आप इन बदलावों को डर के बजाय आत्मबल और उद्देश्य के साथ स्वीकार कर पाते हैं। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, आज मैं कौन सी एक चीज को छोड़ने के लिए तैयार हूं? ये कोई बहुत बड़ा कदम नहीं होना चाहिए। ये कोई छोटी सी सोच, एक हल्का सा तनाव या कोई पुरानी आदत हो सकती है जिसे छोड़ना अब जरूरी है, क्योंकि हर छोटा कदम एक लहर पैदा करता है, और यही लहर धीरे धीरे आपके जीवन को हल्का, मुक्त और आपके मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ बनाती है। छोड़ना एक अभ्यास है, कोई एक बार की घटना नहीं। ये साहस, धैर्य और आत्मकरुणा की मांग करता है। लेकिन जब आप चुपचाप किसी बोझ को छोड़ते हैं, आप नई ऊर्जा, संबंध और अधिक आनंद के लिए जगह बनाते हैं। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। ये समझो और तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों, तो थोड़ी देर ठहरिए और सोचिए आपने क्या सीखा। और अगर आपको लगता है कि कोई और इससे लाभ पा सकता है, तो इस ज्ञान को आगे बांटिए। आइए हम सब मिलकर छोड़ने की इस विद्या को फैलाएं और एक ऐसा समुदाय बनाएं जो स्पष्टता, शांति और उद्देश्य से भरा जीवन अपनाने के लिए तैयार है। जब तक हम फिर मिले, मजबूत बने रहें, उद्देश्यपूर्ण जिए, और सबसे जरूरी, हर उस चीज को छोड़ते रहें जो अब आपके विकास में सहायक नहीं है, ताकि आपके जीवन में वो आ सके
जो सच में मायने रखता है।